हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। संविधान की इस क्लास में, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको जब भाग 6 राज्य के संबंध में पढ़ाना शुरू किया था, वहां पे मैंने आपसे राज्यपाल और महाधिवक्ता के संबंध में चर्चा कर ली थी। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए आज मैं आपसे राज्य विधानमंडल के संबंध में चर्चा करूंगा और उसके बाद बचे हुए समय में आज उच्च न्यायालय के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। आज की क्लास में, चूंकि आज मैं आपसे विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा के संबंध में चर्चा करूंगा, लेकिन एक चीज मैं और स्पष्ट यहाँ पे कर दूंगा। यहाँ मैं आपसे कोई बहुत विधिवत बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो प्रावधान मैं आपको जब मैंने आपको भाग 5 केंद्र यानी कि यूनियन के संबंध में पढ़ाया था, वहाँ जो प्रावधान संसद के संबंध में पढ़ाए थे, सेम वही प्रावधान लगभग आपके राज्य विधानमंडल के संबंध में वैसे ही प्रावधान है। तो जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में उठते हैं, उन प्रावधानों के विषय में मैं आज आपसे यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले राज्य विधानमंडल की संरचना की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली बात तो यह जो राज्य विधानमंडल है, इसका जिक्र हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत किया गया है। आपको याद रखना है कि राज्य विधानमंडल का जिक्र अनुच्छेद 168 के तहत किया गया है। अगर इसी क्रम में मैं आपको रिकॉल कराऊं, जब मैंने आपको संसद पढ़ाया था, तो संसद का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया था। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल का जिक्र अनुच्छेद 168 में किया गया। फिर इसकी संरचना में कौन कौन से अंग, कौन कौन शामिल होता है विधानसभा विधानमंडल की संरचना में। तो इसमें पहला तो आपका विधान परिषद शामिल होता है, विधानसभा शामिल होती है और राज्यपाल, यानी कि इसके 3 अंग होते हैं। जैसे वहां पे राज्यसभा था, लोकसभा था और आपका राष्ट्रपति था, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल के संबंध में आपको याद रखना है कि इसमें आपका विधान परिषद हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा और राज्यपाल हो जाएगा। और विधान परिषद के संबंध में आपको ये बात याद रखनी है कि विधान परिषद हर राज्य के लिए कंपलसरी नहीं है। हर राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार विधान परिषद का गठन कर सकता है। और जैसा उसी क्रम में अभी मैं आपको आगे जब विधान परिषद के संबंध बताऊंगा कि अभी वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन है। तो यदि आपसे राज्य विधानमंडल की संरचना के संबंध में, इसके अंग के संबंध में पूछा जाए, तो इसके 3 अंग होंगे, एक राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होगी। लेकिन विधान परिषद के संबंध में बात आपको याद रखनी है कि यह हर राज्य के लिए कंपलसरी नहीं होगी। राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 168 के तहत मैंने आपको राज्य विधानमंडल बताया। फिर अनुच्छेद 169 आया। अनुच्छेद जो 169 है, इसके तहत विधान परिषद का सृजन संबंधी बात की गई है। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन संबंधी बात कि क्या जो भी राज्य चाहे, जैसे वही बात मैंने यहाँ पे लिखी कि वर्तमान में 6 राज्यों में जिन राज्यों को इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि हमारे यहाँ विधान परिषद होना जरूरी है, वह अपने राज्यों में विधान परिषद का, वह राज्य अपने यहाँ विधान परिषद का सृजन अनुच्छेद 169 के तहत कर सकते हैं। तो अगर वर्तमान 6 राज्य जहाँ पर विधान परिषद है वर्तमान में, उसकी अगर मैं आपसे चर्चा करूं, पहला तो यूपी में है और यूपी में विधान परिषद है और साथ ही साथ विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें भी यूपी में है। तो आपको याद रखना कि यूपी में 100 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, बिहार और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य जहाँ 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें और तेलंगाना में 40 सीट है। तो आपका एक यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, फिर आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये ऐसे 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद वर्तमान में है। और यदि आपसे इसमें ये पूछा जाए कि सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक विधान परिषद की सीटें किस राज्य में है, तब आपका जवाब यूपी हो जाएगा, जहाँ 100 विधान परिषद सीटें हैं। और यदि न्यूनतम की बात की जाए तो तेलंगाना में 40 सीटें हैं। और इसी क्रम में एक बात आपको और याद रखनी है कि जब आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में जब केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तब वहां, वैसे पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद था, लेकिन जब इनको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वहां से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। यदि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की बात की जाए कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, किसी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तब आपको याद रखना है कि उस राज्य के जितने विधानसभा सदस्य होंगे उसका 1/3 विधान परिषद सदस्य हो सकेंगे। तो अधिकतम सदस्य के संबंध में यदि आपसे पूछा जाए तो उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के 1/3 सदस्य विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। वही बात अगर न्यूनतम सदस्य की जाए कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होगी, तब आपको याद रखना है कि विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होगी, यानी कि न्यूनतम 40 सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा का 1/3 सदस्य। फिर मैंने लिखा एमएलसी की आयु। एमएलसी का मतलब क्या हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कमेटी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद सदस्य। जो जैसे आपका जो विधायक होता है वह विधानसभा का सदस्य होता है, और उसी तरीके से विधायक के स्थान पर एमएलसी होता है, वह विधान परिषद का सदस्य होता है। तो आपको याद रखना है कि विधान परिषद सदस्य की आयु कितनी होगी,
30 वर्ष। आपको क्या याद रखना कि विधान परिषद सदस्य की आयु कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। वही बात राज्यसभा सदस्य की आयु कितनी थी, 30 वर्ष थी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष कार्यकाल था। और ठीक वही प्रावधान यहाँ पे भी है कि विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि जिस तरीके से आपकी राज्यसभा में हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते थे, ठीक उसी प्रकार विधान परिषद में भी हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिर अगर बात की जाए चुनाव की, तो वही बात जैसे राज्यसभा में आपका चुनाव अप्रत्यक्ष होता था, ठीक वही प्रणाली यहाँ विधान परिषद में भी है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पे होगा और एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति। विधान परिषद चुनाव का आधार ये रहेगा और यही आधार राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का था। उसके बाद बात आ गई इसी के संबंध में अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन की बात की गई और जबकि अनुच्छेद 171 जो कि विधान परिषद से ही संबंधित है, इसमें विधान परिषद की संरचना के संबंध में बात की गई है कि जो विधान परिषद के जो सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आएंगे वह कैसे कहाँ से चुन के आएंगे, उसके संबंध में जिक्र अनुच्छेद 171 में किया गया है। तो आपको याद रखना है कि विधान परिषद की संरचना संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 173 में 171 में किए गए हैं। अगर इसकी संरचना के संबंध में आपसे बात करूं तो 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। आपको याद रखना है कि जो मैंने आपको बताया कि जो अधिकतम सदस्य होते हैं विधानसभा के 1/3 सदस्य जो विधान परिषद में चुने जाते हैं वह कहाँ से चुन के आएंगे। तब आपको याद रखना है कि जितने भी सदस्य विधान परिषद में होंगे उसका 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। कहने का मतलब 1/3 सदस्यों को हमारे विधायक चुनते हैं। फिर 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से चुने, जैसे नगर पालिका से और आपके ग्राम पंचायत से बीडीसी, इनके मताधिकार जो मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके चुनाव में ये लोग मताधिकार का अपने प्रयोग करते हैं, जिसमें आपके नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर पंचायत का अध्यक्ष है, ग्राम प्रधान है, बीडीसी है। तो वही 1/3 ये चूंकि स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हैं, तो जो 1/3 सदस्य होंगे विधान परिषद के उनको स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। फिर बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1/6 सदस्य। याद रखना है कि 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में। जैसे वहां राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, ठीक उसी प्रकार यहाँ 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने आपको राज्यपाल के संबंध में एक क्लास पिछली ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब विधानसभा आपके राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, वह 6 क्षेत्र आपको वहाँ 4 क्षेत्रों से वह मनोनीत करता था, जिसमें मैंने आपको कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के संबंध में बताया था। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि विधान परिषद में जो राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है वह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और उसके साथ सहकारिता के क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे कुल 5 क्षेत्रों से 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो जो राष्ट्रपति जो राज्यसभा के संबंध में एक क्षेत्र बढ़ जाता है वह आपका क्षेत्र हो जाएगा सहकारिता। फिर 1/12 सदस्य, विधान परिषद के 1/12 सदस्य राज्य के अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं। जो 1/12 सदस्य होंगे वह राज्य के अध्यापक चुनेंगे और फिर 1/12 सदस्य राज्य के स्नातक चुनेंगे। जो राज्य के स्नातक होंगे वह 1/12 सदस्यों को चुनेंगे। तो अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की संरचना की बात की गई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, फिर 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, फिर आपको 1/6 सदस्य के संबंध में बताया कि राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेगा, 1/12 सदस्य राज्य के अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे और फिर 1/12 सदस्य राज्य के स्नातकों द्वारा चुने जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की संरचना को समझ गए होंगे। और जहां से प्रश्न एग्जाम में उठाता है वो यहीं से उठाता है कि राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो 1/6 सदस्यों का 5 क्षेत्रों के आधार पर मनोनयन राज्यपाल करता है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है हमें जो अनुच्छेद 169 से संबंधित है। यहाँ पे जो विधान परिषद का सृजन मैंने लिखा था, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी राज्य अगर उसको आवश्यकता महसूस होती है तो अपने यहाँ विधान परिषद का गठन कर सकता है और विधान परिषद का विघटन भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है कि 2/3 बहुमत से गठन, मतलब विधानसभा के 2/3 बहुमत से। आपको याद रखना है कि विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद का गठन और विघटन किया जा सकता है। यहाँ पे राज्यसभा से एक चीज और अलग हो जाएगी यहाँ पे
कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता था और राज्यसभा वहाँ उच्च सदन था। तो यहाँ आपका विधान परिषद उच्च सदन तो होगा, लेकिन आप इसको राज्यसभा के समान स्थायी सदन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2/3 सदस्य, विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद का विघटन किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा के संबंध में उसके विघटन के संबंध, उसको विघटित करने के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो आप इसको समझ सकते हैं। फिर अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169 में मैंने आपको विधान परिषद के संबंध में बता दिया, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के संबंध में बता दिया। अब अनुच्छेद 170 में आपका आ गया विधानसभा। तो विधानसभा की संरचना में आपके लिए क्या समझना होगा कि इसके जो अधिकतम सदस्य होंगे वह 500 होंगे। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 500 होगी, और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होगी। जो भी बेसिक पॉइंट जो परीक्षा में, क्योंकि यहाँ से अगर पढ़ाने के लिए मैं पढ़ाऊँ तो जिस तरीके से मैंने आपको संसद के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में, लोकसभा राज्यसभा के संबंध में काफी विस्तृत तौर पर समझाया था, वही चीजें मैं यहाँ भी समझा सकता था। लेकिन चूंकि इन दोनों के प्रावधान लगभग सेम है, तो जो चीज मैंने आपको वहां पे समझाई है वही सेम चीज इनके विषय में लागू होती है, और जो भी अंतर है राज्यसभा, आपके जो संसद और राज्य विधानमंडल के संबंध में जो भी अंतर है उनको मैं इसके माध्यम से स्पष्ट कर दूंगा। फिर विधानसभा के संबंध में आपसे बात करूं तो इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 500 है और न्यूनतम कितनी है? 60 है। लेकिन चूंकि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे अपवाद हैं जिन राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है, और यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से अपवाद स्वरूप राज्य हैं जिनमें न्यूनतम सदस्य संख्या से भी कम सदस्य विधानसभा में है। जैसे पुडुचेरी एक केंद्र शासित, पुडुचेरी के संबंध में याद रखना है कि चूंकि एक केंद्र शासित राज्य है, और पुडुचेरी और दिल्ली और अब आपका जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर 3 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहां विधानसभा है। इसके संबंध में आपको याद रखना। तो पुडुचेरी में कितने सदस्य हैं? 30, सिक्किम में 32, गोवा मिजोरम में 40। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है, और 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे जो अपवाद स्वरूप, जिनमें न्यूनतम सदस्य संख्या 60 से भी कम विधानसभा के सदस्य हैं। तो आपको याद रखना, पुडुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 है, गोवा और मिजोरम में 40 है। यदि इसके कार्यकाल की बात की जाए तो वही लोकसभा वाला कार्यकाल 5 वर्ष। अगर इसके सदस्य की आयु की बात की जाए तो वही लोकसभा वाली आयु 25 वर्ष। अगर चुनाव की बात की जाए तो जिस तरीके से लोकसभा सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था, तो विधानसभा सदस्यों का भी प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनाव करती है। फिर बहुमत दल का नेता, वहां भी मैंने आपको बताया था कि वहां बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता था, और यहाँ बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। वहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था, और यहाँ सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो मेरे हिसाब से विधानसभा से इतने फैक्ट आपके बन सकते थे, मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिए। फिर एक प्रश्न यहाँ से बनता है, मैंने यहाँ पे शुरुआती 5 ऐसे राज्य लिए हैं जहाँ पे अधिकतम विधानसभा की सीटें, न्यूनतम मैंने आपको ऊपर बता दी कि पुडुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 है, गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं। लेकिन अधिकतम सीटों की अगर बात की जाए तो आपके यूपी में, क्योंकि सर्वाधिक, मैंने एक चीज आपको जब संसद के विषय में पढ़ा रहा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि इन सदस्यों का निर्धारण, इस सीटों का निर्धारण इस आधार पे होता है, जनसंख्या के आधार पे होता है। तो चूंकि यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसीलिए आपने देखा कि विधान परिषद की भी सीटें यहाँ सर्वाधिक है। आपने देखा था कि लोकसभा की सीटें यहाँ 80 सर्वाधिक थी, राज्यसभा की भी सीटें सर्वाधिक 31 थी, और अब विधान परिषद की मैंने बताई कि सर्वाधिक सीटें 100 हैं, और उसके बाद विधानसभा की भी यहाँ सर्वाधिक सीटें 403 है। उसका कारण सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी होगी? 403। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243 और तमिलनाडु में 234 है। आपको याद रखना, तो उत्तर प्रदेश में 403 है, पश्चिम बंगाल में 294 है, महाराष्ट्र में 288 है, बिहार में 243 और आपकी तमिलनाडु में 234। ये शुरुआत के 5 राज्य मैंने दिए हैं, ये आपको याद रखने। कई बार इससे क्रम से लगाने के संबंध में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो फिलहाल विधान परिषद के संबंध में और विधानसभा के संबंध में जो भी बेसिक पॉइंट थे जहां से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है, मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिए। फिर कुछ मैंने महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिए हैं जिसमें मंत्रिपरिषद के संबंध में है, और जो भी आपके लिए जरूरी अनुच्छेद है जहां से डायरेक्ट अनुच्छेद से इनके प्रावधानों के संबंध में पूछ सकता है, वो मैं आपको एक बार स्पष्ट कर देता हूँ। अनुच्छेद 163, जब राज्यपाल की क्लास पढ़ाई थी वहां भी मैंने इसको बताया था कि राज्यपाल की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा, और इसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। वहां भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता था। और राज्य के संबंध में आपको याद रखना है कि राज्य अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा और उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। फिर अनुच्छेद 164, सीएम व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री
वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और वहां मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करता था। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मंत्रिपरिषद के संबंध में जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया था कि मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता था। तो वही बात यहाँ भी आपको याद रखनी है कि जो यहाँ राज्य सरकार के मंत्री होंगे उनके कार्यों का बंटवारा कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। फिर अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, जैसे वहां अनुच्छेद 93 के संबंध में मैंने लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में बताया था, उसी तरीके का प्रावधान अनुच्छेद 178 के तहत आपको याद रखना है, विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। फिर अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में एक बात आपको ये याद रखनी है कि विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति वही जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो अपने में से किसी एक को चुन लेंगे, और जो आपका विधानसभा उपाध्यक्ष होगा उसके संबंध में भी यही प्रावधान लागू होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने लिखा 182 के तहत, वहां मैंने अनुच्छेद 89 के तहत आपको बताया था कि आपके जो सभापति और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के संबंध में बताया था, तो वही बात अनुच्छेद 182 में यहाँ कहेगी विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के संबंध में। अच्छा, वहां एक चीज निश्चित थी कि जो राज्यसभा का सभापति होता था वह हमेशा उपराष्ट्रपति होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विधान परिषद के सभापति को भी जो विधान परिषद के सदस्य होंगे वह अपने में से चुनेंगे। ये बात आपको याद रखनी। फिर अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश, बहुत मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब आपके राज्य विधानमंडल के सत्र नहीं चल रहे होंगे और कोई ऐसा आकस्मिक कानून बनाना है जिसकी मतलब तात्कालिक आवश्यकता है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करके एक अस्थायी कानून बनाएगा, अस्थायी कानून बना लेगा। लेकिन इसके संबंध में आपको ये याद रखना है कि जब भी आपका राज्य विधानमंडल का सत्र जब इसका सत्र की कार्यवाही चालू होगी तो उसके 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश का पारित हो जाना अनिवार्य होगा, और पारित न होने की स्थिति में यह अध्यादेश रद्द हो जाएगा, इसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी। तो इसके संबंध में एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अध्यादेश चाहे राष्ट्रपति का हो या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम समयावधि क्या होती है? तब आपको याद रखना है 6 माह प्लस 6 सप्ताह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। तो आपके राज्य विधानमंडल के संबंध में जो भी फैक्ट बन सकते थे विधान परिषद के संबंध में, विधानसभा के संबंध में, मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिए हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे विधान परिषद के संबंध में राज्यसभा वाली वो बात याद रखिएगा, मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य इसके भी सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और उसके बाद मैंने लास्ट में उच्च न्यायालय लिया है, तो उच्च न्यायालय के संबंध में कुछ बेसिक फैक्ट की चर्चा मैं आज आपसे कर लूंगा, जहां से डायरेक्ट एग्जामिनर प्रश्न उठाता है, और इसके भी प्रावधान लगभग सुप्रीम कोर्ट जैसे होंगे, तो आज इसके बेसिक फैक्ट की चर्चा मैं आपसे कर लूंगा, और अगली क्लास में इसके जो विभिन्न महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे और अनुच्छेदों से संबंधित जो प्रावधान बनते हैं उसकी चर्चा मैं अगली क्लास में आपसे करूंगा। तो उच्च न्यायालय के संबंध में आपको याद रखना है कि 1862 में, अगर इसके इतिहास के संबंध में आपसे बात करूं तो 1862 में कोलकाता हाईकोर्ट, बंबई हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट, यदि आपसे सबसे पुराने हाईकोर्ट के संबंध में पूछा जाए तो 1862 में कोलकाता हाईकोर्ट और आपका मद्रास हाईकोर्ट, और तीसरा मैंने आपको बताया बंबई हाईकोर्ट, यानी कि 3 हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी, और यही सबसे पुराने हाईकोर्ट हैं। फिर 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो आपका उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जिसकी एक बेंच आपकी लखनऊ में भी है, खंडपीठ एक लखनऊ में भी है, तब आपको याद रखना कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। फिर यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि कुछ ऐसे हाईकोर्ट हैं, जैसे ज्यादातर जो हाईकोर्ट है उनका मुख्यालय मतलब हाईकोर्ट आपके राज्य की राजधानी में स्थित है। आपको ये याद रखना है कि ज्यादातर हाईकोर्ट ऐसे हैं जो उस राज्य की राजधानी में स्थित है, लेकिन कुछ ऐसे भी हाईकोर्ट हैं जो राज्य की राजधानी में स्थित ना होकर किसी राज्य के किसी दूसरे शहर में स्थित है, और वहां से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है, तो वो चीज मैंने यहाँ पे शामिल की है। जैसे मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, लेकिन इसका अगर हाईकोर्ट देखा जाए तो कहाँ पे है? जबलपुर में। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, लेकिन इसका हाईकोर्ट जबलपुर में है। उसी तरीके से अगर बात उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ पे है? नैनीताल में। उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल में है। राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है, और इसका हाईकोर्ट कहाँ पे है? जोधपुर में। राजस्थान की राजधानी तो जयपुर है, लेकिन अगर हाईकोर्ट के संबंध में आपसे पूछा जाए तो जयपुर में। और उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून हो गई, और ये कहाँ पे है? हाईकोर्ट इसका नैनीताल में है। फिर उड़ीसा, अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। आपको पता होगा कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और इसका जो हाईकोर्ट है वो कटक में है। कहाँ पे है? उड़ीसा का एक शहर है कटक, वहां पे उड़ीसा का हाईकोर्ट है, जबकि इसकी राजधानी भुवनेश्वर है।
फिर बात अगर केरल की जाए तो केरल की राजधानी आपकी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लेकिन यदि इसके हाईकोर्ट के संबंध में आपसे चर्चा की जाए तो इसका हाईकोर्ट एर्नाकुलम में है, आपको याद रखना है। केरल का हाईकोर्ट कहाँ है? एर्नाकुलम में है। मध्य प्रदेश का आपके जबलपुर में है। उत्तराखंड का नैनीताल में है। फिर राजस्थान का जोधपुर में, उड़ीसा का कटक में है। इन और साथ साथ इसका भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का उसकी राजधानी लखनऊ में ना हो के बल्कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है, लेकिन इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। फिर अगर नवीनतम की बात की जाए कि नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा, तब आपको याद रखना है कि 25वें हाईकोर्ट के रूप में अमरावती हाईकोर्ट की स्थापना 2014 में शायद हुई थी। 2014 में अमरावती हाईकोर्ट की स्थापना हुई है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। यह नवीनतम हाईकोर्ट है। 25वां हाईकोर्ट नवीनतम हाईकोर्ट है। फिर पूर्वोत्तर राज्यों के हाईकोर्ट, जो भारतीय संघ के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके हाईकोर्ट के संबंध में एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ लेता है, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और साथ साथ असम। क्योंकि जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, गुवाहाटी असम की राजधानी है, तब आपको याद रखना है कि गुवाहाटी में आपका असम तो आ ही गया, उसके साथ साथ नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 3 ऐसे राज्य हैं जो किसके न्यायिक क्षेत्र में आएंगे? गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ असम, क्योंकि जो गुवाहाटी है वह असम की राजधानी, तो असम तो इसमें वैसे भी शामिल हो गया, लेकिन असम के साथ साथ नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी गुवाहाटी हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फिर आपका यहाँ मेघालय हाईकोर्ट है, त्रिपुरा हाईकोर्ट है और मणिपुर हाईकोर्ट है। तो एक तो अगर पूर्वोत्तर के संबंध में आपसे बात करूं तो एक तो आपका गुवाहाटी हाईकोर्ट हो गया, जिसमें आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड आ जाते हैं। फिर आपका मेघालय अलग है, त्रिपुरा अलग और मणिपुर, ये तीनों हाईकोर्ट है। फिर बात अगर बंबई हाईकोर्ट की जाए, यही मैं आपसे अधिकारिता के संबंध में बात कर रहा हूँ कि किस हाईकोर्ट के संबंध में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। यदि बंबई हाईकोर्ट की बात की जाए तो इसमें आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर एवं नागर हवेली व दमन दीव है। बंबई हाईकोर्ट के संबंध में आपको याद रखना है कि आपका महाराष्ट्र इसी के अधिकार क्षेत्र में शामिल है, आपका गोवा इसी के अधिकार क्षेत्र में शामिल है, दादर एवं नागर हवेली व दमन दीव जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वह भी बंबई हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर कलकत्ता हाईकोर्ट के संबंध में आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल तो शामिल ही है, साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको याद रखना है कि कोलकाता हाईकोर्ट में आपका पश्चिम बंगाल शामिल है और उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी किसके अंतर्गत है? कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत है। उसके बाद है आपका मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट के संबंध में आपको याद रखना कि तमिलनाडु तो इसमें शामिल ही होगा और उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी इसी में शामिल है। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी किसमें शामिल है? मद्रास हाईकोर्ट की अधिकारिता में आता है। फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट, चंडीगढ़ में एक हाईकोर्ट है, चूंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी है, तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट के संबंध में आपको याद रखना है कि पंजाब का क्षेत्राधिकार भी है, हरियाणा का भी, और खुद चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वह भी किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे? चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। इस चंडीगढ़ हाईकोर्ट को कहीं कहीं आपको पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट भी लिखा मिल सकता है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट भी इस चंडीगढ़ हाईकोर्ट को कई बार लिखा मिल सकता है। तो इसके अधिकार क्षेत्र में आपका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आ जाएंगे। तो अगर अधिकारिता के संबंध में आपसे पूछा जाए कि किस हाईकोर्ट की अधिकारिता में कौन कौन से राज्य आते हैं, उसके संबंध में मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ऐसे हाईकोर्ट हैं जो राज्य की राजधानी में ना स्थित होकर किसी दूसरे शहर में स्थित है, उसके संबंध मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के कुछ बेसिक फैक्ट के संबंध में कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनके संबंध में एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न उठाता है। एक तो आपसे पूछेगा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तब आप कहीं ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आपको याद रखना है, चाहे बात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जाए चाहे हाईकोर्ट के न्यायाधीश की जाए, जब बात उनकी नियुक्ति और उनके त्यागपत्र की आएगी, दोनों स्थितियों में चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो चाहे हाईकोर्ट की बात हो, यदि बात उनके नियुक्ति और त्याग पत्र की आएगी तो हमेशा आपका जवाब राष्ट्रपति होगा कि उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और वह अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। त्यागपत्र, अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश के त्यागपत्र की बात की जाए तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। हाँ, शपथ के संबंध में आपको याद रखना है कि शपथ के संबंध में कौन दिलाएगा? राज्यपाल। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। हटाना संसद द्वारा, वही संसद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव से मैंने आपको बताया था जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के संबंध में बताया था कि संसद में उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक वही प्रावधान आपके हाईकोर्ट के न्यायाधीश पे लागू होगा। यदि बात की जाए वेतन की,
तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के संबंध में था कि वह उसका वेतन केंद्र सरकार की जो संचित नीति थी उस पर भारित था। लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीश के संबंध में आपको ये याद रखना है कि जैसे कोई वर्तमान समय में इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश है, आपको मैं बहुत साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ कि वर्तमान में कोई इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश है तो उसका वेतन कौन देगा? उत्तर प्रदेश राज्य की जो संचित नीति होगी उससे उसको वेतन दिया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है और वह जबलपुर हाईकोर्ट में चला गया, यानी कि मध्य प्रदेश चला गया, तब उसका वेतन कौन देगा? मध्य प्रदेश सरकार की जो राज्य संचित नीति होगी वहां से उसको वेतन दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है इसका वेतन राज्य की संचित नीति पर भारित होगा। कहां से वेतन मिलेगा? राज्य की संचित नीति से। जिस राज्य में वह सेवा देगा, जिस राज्य में सेवा देगा उस राज्य से उसको वेतन प्राप्त होगा। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसाएगा। पेंशन के संबंध में आप हमेशा याद रखिएगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की पेंशन के संबंध में आप याद रखिएगा, इसको अगर वेतन आपसे पूछा जाए तो राज्य की संचित नीति पे भारित है, लेकिन पेंशन इसकी केंद्र की संचित नीति पे भारित होगी। क्योंकि कोई एक न्यायाधीश ऐसा नहीं होगा जो जिसने अपनी सेवा सिर्फ एक राज्य में दी हो, क्योंकि वह कई राज्यों में अपनी सेवा देता है। तो इस स्थिति में अब ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी, आखिर कौन सा राज्य इसको पेंशन दे। तो इसका समाधान क्या निकाला गया कि जो आपके हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे सेवानिवृत्ति के बाद इनको पेंशन केंद्र सरकार की जो संचित नीति होगी वहां से दिया जाएगा। फिर बात सेवानिवृत्ति आयु की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के संबंध में मैंने आपको बताया था कि मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष थी, और अगर इसके संबंध में बात की जाए हाईकोर्ट के संबंध में तो सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 62 वर्ष। आपको याद रखना है कि सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। तो आज मैंने आपसे हाईकोर्ट के संबंध में जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जहां से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है उसकी चर्चा मैंने आपसे कर ली है। साथ ही साथ राज्य विधानमंडल के संबंध में आपको विस्तृत मैंने समझा दिया है, और इसके प्रावधान सेम वैसे ही प्रावधान है जैसे मैंने आपको संसद के विषय में विस्तृत एक एक करके पढ़ाया था। तो वहां से आप चाहे वित्त विधेयक की बात मैंने वहां पढ़ाई थी, विशेष प्रस्तावों के संबंध में पढ़ाया था, सत्रावसान सत्राहूत करने के संबंध में, विघटन के संबंध में वहां विस्तृत मैंने आपको पढ़ाया था, राष्ट्रपति के संबोधन के संबंध में, यहाँ राज्यपाल का। तो इस तरह जो भी बात वहां मैंने पढ़ाई है ठीक वही बात इसके संबंध में भी लागू होती है। अगर आपने उसको वहां समझ लिया है और आपसे राज्य के संबंध में पूछ लिया जाए तो ठीक वही सारे प्रावधान लागू होंगे। बाकी जो भी आपके लिए जरूरी हो सकता था जहां से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। आपको अगर इतना तैयार है तो आपको इधर इतना ये तैयार, साथ में संसद वाली क्लास, मंत्री वहां का मंत्री परिषद, वहां सुप्रीम कोर्ट तैयार है, राष्ट्रपति के विषय में तैयार है, तो आपको राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा या उच्च न्यायालय से संबंधित बनने वाला प्रश्न परेशान नहीं कर पाएगा और आप आसानी से इन प्रश्नों को बना पाएंगे। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।